देखो फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर है। देखो फिजिकल ज्योग्राफी 11वीं की, ठीक है ना, 11th की फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे। और इसको थोड़ा सा, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा था, मानव भूगोल, तो कुछ ऐसा समझने जैसा नहीं था। सबको पता है कि पानी से ट्रांसपोर्ट होता है, रोड से ट्रांसपोर्ट होता है, सबको। ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम दो तरीके से इसको करेंगे। एक तो ये कि इसमें व्यर्थ की जो भी बातें हैं, जो भी बिना मतलब की बातें हम लोग उन चैप्टर्स को नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है ये, कि इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी में दिए हैं। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? कैसे बारिश हो, ठीक है, धरती कैसे बनी, ये सारे जो जो आगे आने वाले समय में जो भी तुम लोग आने वाले समय में जो भी तुम लोग ज्योग्राफी पढ़ोगे अंत तक, समझ रहे हो, वो सारे की सारी जो चीजें हैं वो इसी किताब में है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, ठीक है। क्या अब इसमें इसको कैसे करना है हमको, हम ये बता रहे हैं। आप इसमें ना, मैं ऐसे किताब से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो कॉन्सेप्ट जो भी रहेंगे, कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट हम तुमसे समझाएंगे, तुम लिखवा दिया करेंगे, ठीक, लगभग। और वो कॉन्सेप्ट हम इसलिए कह रहे हैं कि खुद बता करके लिखवा देंगे, क्योंकि ये चीज याद रखो कि इस एनसीईआरटी में बहुत काट छांट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो पढ़ने के लिए स्वयं से तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे यही बताया कि अगर यहां समझ में आ गया ये फिनोमिनन कैसे होता है, तो आगे हर जगह तुम लोगों को फिर भविष्य में जो भी पढ़ना है वो इसी से पढ़ना है। आज तक यूपीएससी की तैयारी में, चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी में, हर कोई किताब को पढ़ते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी 11वीं, 11वीं दोनों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए कुछ और ज्योग्राफी में सीखना मत सीखना, लेकिन ये जो दो किताबें हैं, एक तो भारत का भारत इसी का सेकंड पार्ट है, एक इंडियन ज्योग्राफी है ना, भारतीय भूगोल जो है, और ये है पहला पार्ट, फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें हम ये देखने की कैसे धरती का निर्माण हुआ, ठीक है, कैसे किस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ठीक, इन सारी चीजों को हम समझते हुए आगे की तरफ चल रहे हैं, ठीक। देखो पहला जो शुरुआत के समय में अब क्वेश्चन ये आया कि धरती बनी कैसे। कभी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैसे धरती बन गई, आता है? कभी ये सोचे हो कि जो अंतरिक्ष है
ये कहां तक है? और छोर है इसका? आकाश गंगा जानते हो? आकाश गंगा का नाम सुने हो? गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी कैसी है देखने में? ग्रीन। हमारी गैलेक्सी स्पाइरल की तरह है। मतलब इस प्रकार। ठीक। हमारी जो गैलेक्सी है, इधर ध्यान दे लो। ड्रॉ वगैरह। हमारी जो गैलेक्सी है, कुछ इस प्रकार की है, स्पाइरल की तरह। जैसे चरखी नहीं घूमती है दिवाली में, उसी तरह की हमारी आकाश गंगा है। क्वेश्चन आएगा कि किस शेप की है, तो स्पाइरल शेप, स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल। हाँ ठीक है, अंग्रेजी में ही है, लेकिन याद रखो कि स्पाइरल शेप। देखो, इस आकाश गंगा के अंदर बहुत, ये क्या है ना, ये एक तरीके से कहो कि तारों का झुंड है। ठीक है, जो एक जगह पर आकर के एक दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, लेकिन ये थोड़ी दूरी कितनी है ये समझना। हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ, और सौर मंडल जानते हो ना, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज सोलर सिस्टम? सौर मंडल क्या है? हाँ? सुने हो सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का मतलब है सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? सूर्य तथा 8 प्लेनेट हैं, 8 जो ग्रह हैं, वो मिल करके आपस में क्या बनाते हैं? वो मिल करके आपस में बनाते हैं एक सूर्य का परिवार, द फैमिली ऑफ अ सन, जिसे कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये सूर्य है, और सारे ग्रह जो हैं वह इस सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? लिखने का अल्टरनेट। देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है ना, सारे प्लेनेट हैं, जुपिटर, बृहस्पति, मंगल, है ना, मरकरी, पृथ्वी, शनि, ये सब ग्रह आप लोगों ने देखा हुआ है ना। ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य और जितने भी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, ये मिल करके क्या बनाते हैं? एक सोलर सिस्टम या एक सौर मंडल, यानी सूर्य का परिवार। बात समझ रहे हो ना? तो हमारा जो सूर्य का जो
परिवार, अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये केवल ये सूर्य और 9 ग्रह या 8 ग्रह जो हैं केवल वहीं, हमारे सौरमंडल का जितना क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में जो भी बॉडी आ रही है, जो भी वस्तु है, वह किसका पार्ट है? इस सूर्य के परिवार का हिस्सा है। चाहे वो पत्थर हो, कोई जरूरी नहीं है कि केवल ग्रह, समझ रहे हो ना, चाहे वो कोई पत्थर हो, चाहे वो कोई क्या कहते हैं कि जो हम लोग उल्का पिंड वगैरह देखते हैं वो भी गोल गोल घूम रही है, ये सब मिल करके सूर्य का परिवार बना रहे हैं, और उसी परिवार को हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? हमारे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है ना कि रेगिस्तान में रेत का कण, केवल सौरमंडल की बात कर रहा हूं, मैंने सूर्य और जो ग्रह हैं उसका जो क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में हमारे केवल सौरमंडल में जो हमारे पृथ्वी की हैसियत है वह सिर्फ इतनी, एक रेगिस्तान में एक रेत के कण के बराबर। पृथ्वी इतनी छोटी है सौरमंडल। सौरमंडल से ऊपर आता है आपका क्या? आकाश गंगा। अब ये जो आप देख रहे हैं स्पाइरल शेप, ये क्या है? आकाश गंगा। ये कई सारे सौरमंडलों को मिलकर के बनी है। बात समझ रहे हो ना? कई सारे सूर्य, जरूरी नहीं है कि केवल एक ही सूर्य है, सूर्य बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी नॉलेज में जो, क्योंकि हम अभी अपना सोलर सिस्टम, हम अपना सौरमंडल आज तक पारे नहीं कर पाए, तब तो जाके देखेंगे कहीं और सूर्य है कि नहीं, अभी हम अपने ही वाले में फंसे हुए हैं। बात समझ रहे हो ना? तो उसी तरह से कई सारे सौरमंडल मिल करके आपस में क्या बना रहे हैं? एक गैलेक्सी या आकाश गंगा जिसे। अब समझ, एक गैलेक्सी जो है आकाश गंगा, इसमें एक सौरमंडल की जो हैसियत है, साइज की बात करें तो वह रेगिस्तान में बालू के कण के बराबर। बात समझो, समझ रहे हो कि नहीं? इसके अंदर इतने सौरमंडल हैं, यह इतनी विशाल है, जो आकाशगंगा है यह इतनी विशाल है कि उसके अंदर हमारा जो सौरमंडल है, यानी हमारा सूरज और हम ग्रह मिल करके, वो उतना बड़ा है जितना कि एक रेगिस्तान में एक बालू का कण। समझ रहे हो? मतलब ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर कई सारे सूरज, कई सारे ग्रह उसके अंदर हैं, इस आकाशगंगा। अब इस आकाश गंगा की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे अंतरिक्ष में इस एक आकाश गंगा की इतनी हैसियत है जितना कि रेगिस्तान में बालू का कण। मतलब इसके जैसी असंख्य आकाश गंगाएं यूनिवर्स में। तब सोच हमारे अर्थ की क्या औकात, माने माइक्रोस्कोप से भी अगर देखा जाए तो अर्थ जो है वो ना दिखे। मतलब सोचो कि अर्थ हमारे सौरमंडल में ही इतनी सा, और हमारा सौरमंडल अपनी गैलेक्सी में, जो हमारी गैलेक्सी है इसमें, और जो ये हमारी गैलेक्सी है यह पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड में। तो बात यह है कि फिर ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये। ठीक, तो आज तक केवल यूएस एक मिशन भेजा है जो कि हमारे सौर मंडल को पार करने की बात जो कर रही है। अब तुमको हम एक चीज और ज्ञान, अभी आदित्य एल1 सुने हो ना? आदित्य एल1 ये क्यों गया है? बेसिकली इसका काम क्या है? देखो, सूर्य के ना कई सारे सरफेस हैं। एक होता है सूर्य का, मान लो ये पूरा का पूरा सूर्य है, तो जो हम यहां से सूरज, जो हमें सूरज दिखता है वो केवल हमें उस पूरी सतह दिखती है। समझ रहे हो? जिससे कि हम
फोटोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। ठीक। तो जो सूर्य का जो बाहरी वाला जो परत है ना, बाहरी क्षेत्र, केवल उसको पढ़ने के लिए ये आदित्य L1 का मिशन लॉन्च किया। अब बात समझना, ये है हमारी धरती, या सूर्य की तुलना में ये इतनी सी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बड़ा बना। ये जो दूरी है सूर्य से लेकर के धरती की, ये है 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन का मतलब होता है 150 गुणे 10 कर दो तो 1500 लाख किलोमीटर। बात समझ रहे हो ना? जो आदित्य L1 जो लॉन्च किया गया है वो उसको क्या किया गया है कि सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगाया, कि सूर्य पर क्या क्या घटनाएं हो रही हैं वह कैमरा में कैप्चर करे। ठीक। तो यह है 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि लगभग 1500 लाख किलोमीटर। जो हमारा आदित्य L1 है वो जानते हो कितनी दूर पहुंचा, वो कहां तक पहुंचा होगा सूर्य के, बताओ, है कुछ जानकारी? 15 लाख। ये दूरी जो है मतलब लगभग 1%। ये यहां से हमारी अर्थ से इतनी दूरी कितनी है? 15 लाख किलो। तो हमारा जो आदित्य है ना वो केवल यहीं पर है वाले पूज, इतना दूर, अभी इतनी ही दूर तक से हम लोग घुमा रहे हैं। मतलब 1500 लाख किलोमीटर में से हम लोग केवल 15 लाख किलो, समझ रहे हो? मतलब 1485 लाख किलोमीटर अभी और दूर है सूरज। अभी हम कितना जा रहे हैं 4 महीने में? 15 लाख। इससे आगे हमारे पास वही नहीं है। नहीं, अब मैं बता रहा हूं। नासा का 2018 या 19 में एक यही सूर्य मिशन उनका भी एक है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर मिशन, समझ रहे हो ना? कौन सा? याद रखना। वो भी, उसका भी काम क्या है? का काम है आपके सूर्य की ही देखरेख करना, जो काम आदित्य कर रहा है। लेकिन पार्कर जो है वह और थोड़ा सा नजदीक पहुंच गया सूर्य के। तो सूर्य के सरफेस से वह लगभग, सूर्य से वह 6 लाख किलोमीटर पहले है। इतना, मतलब यहां से पार्कर से जो दूरी है सूर्य की वह कितनी है? 6 लाख। तो ये बहुत आगे तक गया हुआ है, तो ये और नजदीक से फोटो खींच पाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये सारे के सारे जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं यह केवल इसलिए हो रहे हैं कि वास्तव रूप में अगर देखा जाए तो जो भी आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ये कोई स्थापित और सत्य चीज नहीं है। ये केवल और केवल क्या है? थ्योरी है। थ्योरी मतलब जान रहे हो ना? केवल ये ऐसा, ये कहीं नहीं, ये कोई एकदम 100% श्योर नहीं है कि धरती ऐसे ही उत्पन्न हुई होगी। ठीक है। यहां पर केवल और केवल एक चीज है, वह यह मानी गई है कि 10 लोगों ने 10 प्रकार की बातें की हैं, तो उनमें सबसे सही बात किसकी है जो कि संभव लगती। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हम लोग जो हैं वह करेंगे। तो देखो, पृथ्वी के इसी प्रकार पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, इस विषय पर बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे फिलोसफर आ करके अपनी बातों को रखे। जिनमें सबसे जो सर्वप्रथम थे उनका नाम था इमैनुअल कांत। क्या नाम था? इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत ने क्या किया कि 1796 ईस्वी में जो ये इमैनुअल कांत थे, इन्होंने जो बात बताई उसमें एक और दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लाप्लास।
ठीक है ना। लाप्लास ने क्या किया कि इमैनुअल कांत की जो कहानी थी, जो थ्योरी थी, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया और जिस परिकल्पना को प्रस्तुत किया उसे कहा गया क्या, नेब्यूलर हाइपोथेसिस, कि हिंदी में कहते हैं निहारिका परिकल्पना। अब ये लोग क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। और सबसे पहली बात जो इसमें कहा गया है, सबसे प्राचीन है आरंभिक सिद्धांत, जो शुरू शुरू में सिद्धांत दिए। तो शुरू शुरू के जो सिद्धांत थे उनमें सबसे पहला नाम जो आता है वह किसका आता है, कांत एंड लाप्लास का। इन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम था निहारिका परिकल्पना या नेब्यूलर हाइपोथेसिस। समझते चलना, ये थ्योरी थी, ज्ञान दे देना। तो अब ये बात हुई कि भाई निहारिका क्या होती है, नेब्यूला क्या होती है। तो इन्होंने बताया कि देखो निहारिका का मतलब होता है कि बहुत मतलब बड़ी भारी मात्रा में। अब हमने तुम लोगों को बता तो दिया कि स्पेस जो है, अंतरिक्ष जो है वो कितना बड़ा है, ये बात तो तुम लोग समझ गए। अब कई कई जगहों पे हमें क्या देखने को मिलता है कि नेब्यूला जो है वह गैस का एक बहुत बड़ा सा, कह लो जैसे कि तुम ऐसे समझो कि जैसे दिवाली में बम फेंकते हैं तो फटने के बाद धुआं निकलता है ना, उसी प्रकार का एक बहुत बड़ा सा धुआं या बादलों का एक गुच्छा जो कि अंतरिक्ष में, से हम लोग क्या कहते हैं, नेब्यूला। ठीक, अगर मैं इसमें अवेलेबल हो तो मैं तुमको दिखा दूं। ये देखो, ये देख रहे हो ना, देख रहे हो। तो अब नेब्यूला आप लोग जो देख रहे हैं ये क्या है, ये अंतरिक्ष में एक गैस के गोले की तरह है, जिसके अंदर छोटे छोटे आपको तारे भी दिख रहे हैं। जो तारे होते हैं ना वो पता है वो सूरज से भी बड़े होते हैं। जो सितारे होते हैं वह सूरज से भी बड़े होते हैं, सूरज से भी ज्यादा गर्म होते हैं, लेकिन वे इतनी दूर हैं हमसे कि हम लोग उन्हें, सूर्य की तुलना में वो हमें छोटे दिखते हैं। ठीक, तो ये है आप लोगों का नेब्यूला। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो ये नेब्यूला है, या इसी को निहारिका कहते हैं। इसी के सिद्धांत को निहारिका परिकल्पना कही गई, जिसके अनुसार कांत और लाप्लास ने यह कहा कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि पहले सूर्य शुरू शुरू में युवा अवस्था में होगा अपने, और उनके चारों तरफ क्या होगा, एक बादल, पदार्थों के बादल, मटेरियल के बादल होंगे, है ना। और ये अपने साथ 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 सूर्य के चारों ओर ये धीरे धीरे घूम रहे होंगे। धीरे धीरे घूमते घूमते क्या हुआ कि ये जो पदार्थ हैं, जो उस बादल में हमें पदार्थ देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे, ये आपस में गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे के करीब आ गए। बात समझ रहे हो ना। मान लो सपोज करो कि अब मान लो जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारे के सारे सूर्य हों, या इनमें से कई सूर्य हों। आप समझ रहे हो ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या, कि जो कांत और लाप्लास ने जो फिलॉसफी दी, जो दर्शन दिया, उसमें ये कहा कि मान लो कि ये सन है, ये सूर्य है, और ये सूर्य अभी अपनी युवा अवस्था में है। इसी के आसपास क्या है, ये बादल हैं, जो डस्ट के हो सकते हैं, धूल मिट्टी जो भी कण हो, उनके ये क्या है, बादल हैं।
इसके चारों ओर, इस सूर्य के चारों ओर। और गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। ठीक है, जैसे ये एक बॉडी है, हमने छोड़ा तो नीचे अर्थ इसको अट्रैक्ट कर, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको ना वो चंद्रमा भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या सूरज भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो ज्यादा है किसकी, अभी धरती की, ये इधर चला आ रहा है। समझ रहे हो ना? इसीलिए जो हम लोग आदित्य L1 में, जो L1 है वो है लैग्रेंज पॉइंट 1। वो जो पॉइंट है ना, वो ऐसा पॉइंट है जहां पर कि सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण है और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण है वो दोनों बराबर हो गई। इसीलिए जो आदित्य है वो एक जगह पे टिका रहेगा। अब हमको कोई पकड़ के इधर से भी बराबर खींचे, इधर से भी बराबर खींचे, तो हम तो ऐसे ही खड़े रहेंगे, है ना? तो यूनिवर्स के अंदर, यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक दूसरे को खींचती हैं अपनी तरफ। ये जो मार्कर है ये भी सूरज को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन औकातें नहीं है खींचने, बात समझ रहे हो? लेकिन खींच रहा है। और इसको खींच कौन ले रहा है? धरती। लेकिन यही अगर ये जो पेन है तो हम लेकर के सूर्य के पास चलेगा, सूर्य इसको अपनी तरफ खींच। तो हम लोग जो देख रहे हैं ये ऐसा, देखो सब मैंने तुमको कहा भी कि ज्योग्राफी के अंदर हम जो पढ़ेंगे इसको अभी तुमको मतलब केवल आज की क्लास तुम लोगों को समझने के लिए है, डायमेंशन खाली दे रहा हूं कि कहां कहां तक तुमको सोचना है। हम लोग जो, ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों की पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रही है ना। ऐसा कहते हैं कि एक समय बाद क्या होगा कि ये घूमते 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 सूर्य में ही घुस जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? सूर्य, जैसे तुम लोग एक वो पोकर वाला गेम आता था जिसमें वो ऐसे रोल कर देते थे और फिर एक कंचा डाल देते थे, कसीनो वसीनो में खेलते हैं और उस पर नंबर लिखे रहते हैं, वो बॉल गोल 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 घूमते घूमते जा करके और जिस नंबर पे गई वो आपकी लॉटरी लग गई उसी। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के जो ये चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, एक समय धीरे धीरे ये दूरी जो है ये कम होती जाएगी, क्योंकि सूर्य इसको खींच रहा है अपनी तरफ। भाई सूर्य भी तो पृथ्वी को खींचेगा ना। तो अभी तो पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, पर धीरे धीरे क्या होगा कि ये पृथ्वी नजदीक भी आ रही है किसके? सूर्य के। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये सूर्य जो है, हम लोग जाकर के सूर्य में घुस जाएंगे बुलडोजर लेके। समझ रहे हो? उसी प्रकार ये कहा गया कि ये जो नेब्यूला था, या जो ये जो आपका ये निहारिका थी, इसके अंदर सूर्य के और जितने भी धूल के कण थे, इन सब के अंदर गुरुत्वाकर्षण काम किया। तो जो धूल के कण थे, एक तरीके से कहिए, वो आपस में जुड़ करके एक प्लेनेट जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाने लगे, पिंड टाइप का बनाने लगे। और धीरे धीरे वो पिंड धीरे धीरे सूरज के चारों ओर घूम रहा। तो ये थी परिकल्पना किसकी? ये थी परिकल्पना आपके इमैनुअल कांत और लाप्लास की। इन्होंने क्या कहा कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। ठीक है। बाद में क्या होता है कि दो और साइंटिस्ट आते हैं 1900 के आसपास, जिनका नाम रहता है चैम्बरलेन और मोल्टन। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह पर सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यहीं धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। अब दूसरे जो साइंटिस्ट आए, जिनका नाम यहां पर आप लोग देखेंगे, जिनका नाम था क्या?
चैम्बरलेन और मोल्टन, इन्होंने क्या कहा कि सूर्य के चारों ओर जो बादल था, यहां से एक तेज गति से तारा निकला। आप समझ रहे हो? और जब ये तारा निकला तो इस तारे के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण होगा। इसने इस बादल में से कुछ पोर्शन इसकी तरफ खींच के चलेगा, लेकिन जब तक में वो बाहर निकले ट्रेन निकल गई सितारे की। अब वो जो बादल थे वो बाहर हो गए सूर्य की कक्षा से, और फिर वो बाहर निकल करके क्या किए, धीरे 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 परिक्रमा करके वो प्लेनेट बना लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो थ्योरीज थी यह दिया गया। ठीक, अब उसके बाद जो 1950 के समय में क्या होता है, देखो 1798 में दिया था नेबुलर हाइपोथेसिस, यानी निहारिका की परिकल्पना दी थी किसने, कांत और लाप्लास ने। उसके बाद 1950 में ऑटो शिमिड और वाइजास्कर, ये सब नाम तुम लोग लिख लेना किताब में से, उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस यानी कि जो निहारिका की परिकल्पना थी उसमें कुछ संशोधन किया। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। निहारिका मतलब समझ रहे हो ना, क्या क्या गैस का और डस्ट का पार्टिकल का एक बादल पूरा सा। ये कह रहा है, इन्होंने क्या कहा, ये जो कार्ल वेजेस्कर थे और ऑटो स्मिट थे, इन्होंने कहा कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः किसका बना था, हाइड्रोजन, हीलियम और धूली कणों की बनी हुई। इन कणों के घर्षण व टकराने से, अब ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, इनको जब घर्षण हुआ, ये जब टकराए हैं, तो इनके टकराने से यानी कि कोलिजन से एक चपटी तस्तरी सी आकृति के बादल का निर्माण हुआ। ठीक, और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा जो कहने का मतलब है वह यह है कि ये जो बादल थे निहारिका के, ये गुरुत्वाकर्षण के बल से, इनके केंद्र में सूर्य था, ये गुरुत्वाकर्षण के बल से ये आपस में आकर के जुड़ गए और किसका निर्माण कर लिए, ग्रहों का निर्माण हो गया। एक तरीके से ऐसे समझो कि मान लो जैसे कि इस पूरे कमरे में मैं कहूं कि आयरन का, लोहे का, मैं छोटे 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 टुकड़ों में, इतना छोटा कि वो तैरे हवा में, लोहे मतलब धूल कह लो आयरन का। तो जब तुम देखोगे कि आयरन का धूल कर पूरे में, और तुम उसी में बीच में एक मैग्नेट लेकर के चले जाओ, तो क्या होगा, वह सारे कण आकर के कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, उस मैग्नेट के ऊपर, तो वो एक सतह बन जाएगी ना। उसी प्रकार से ये जितने भी हीलियम, हाइड्रोजन और जो भी धूल वगैरह जो कण थे, ये सारे के सारे आकर के और एक जगह इकट्ठा होते हैं, जिससे कि एक प्लेट नुमा, तश्तरी नुमा स्ट्रक्चर बनता है, और फिर वह बाद में धीरे धीरे किस में बदल जाता है, प्लैनेट में बदल। ठीक, जब मैं 8th में था, मैं जब 8th में, तो एक बार क्या हुआ कि मैं क्रिकेट खेल रहा था स्कूल में। हमको देखो क्रिकेट में बस खाली बैटिंग करने में मजा आती थी, फील्डिंग वोल्डिंग करना होता था ना। मतलब हम जब क्रिकेट खेलते थे तो हम अपने लिए एक रनर लगवाते थे। रनर जानते हो ना, जो हमारे लिए दौड़ता था। तो हम मार दिए बॉल खींच, हमसे देखो यार सही बताएं, हमने अपने जीवन में केवल एक छक्का मारा है आज, है ना, हमसे छक्का लगवे ना करे। तो हम एक बार मारे खींच के, वो पड़ गई बैट पे, आ गई, चली गई बॉल। तो हमारे स्कूल की जो बाउंड्री थी उसके पार से एक बड़ा सा नाला बहता था, समझ रहे हो। अब ये हुआ कि भाई जिसकी बॉल है वो पैसा मांगेगा। तो उस समय कॉस्को की बॉल आती थी, कॉस्को और खन्ना, शायद दो बॉल थी। कॉस्को की आती थी टेनिस बॉल, हरी वाली जो आती है, उससे क्या होता था कि क्रिकेट खेलते थे। तो 25 रुपए उस समय में भाई बड़ी चीज थी। तो हम कहे कि रुको जाते हैं। अब हम इसको बाउंड्री फांद गए। अब क्या हुआ कि हम देख रहे हैं तो नाले में, नाले के ऊपर
एक वो पूरा मतलब एक जगह अगल बगल से पानी बह रहा था, बीच में क्या था कि कूड़ा जो था ना नाले का वो इकट्ठा होकर के एक सॉलिड सा सरफेस बना लिया। मतलब नाला नीचे से बह रहा है और ऊपर जो है वह प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा हो करके सूख सूख करके वो ऊपर से देखने में ऐसा लगे कि जमीन है, समझ रहे हो, और उसके नीचे से कॉन्टिन्यूअस क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। मैं देखा कि वो बॉल जाकर के उसी पर गिरी हुई है। हम कहे कि चलो बढ़िया है, हम मार दिए जंप उस, समझे, नाले में। जब हम जंप मारे हैं भाई उस पे से कूद, बड़ा नाला था ना, उठेंगे बॉल उठा लेंगे, और जैसे ही मैं उस पे कूदा हूं वो पूरा का पूरा जो जमीन थी वो पानी के नीचे चली। तो वो क्या हो रहा था, वो जो कूड़ा जो इकट्ठा हुआ था और जो जमीन नुमा संरचना बनाया था, वैसे ही यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो छोटे छोटे कण हैं वो मिल करके क्या बना रहे हैं, एक जमीन जैसी संरचना बना रहे हैं। अभी वही नाला अगर मान लो 200 300 साल तक वो वैसे अगर रहता, धीरे धीरे वो और मजबूत हो जाता, फिर शायद मैं उसके ऊपर कूदता तो वो नीचे ना जाता। तो अभी वो ऊपर ऊपर से देखने में केवल एक सरफेस जैसा था। उसी प्रकार से पृथ्वी में भी हमें ये देखने को मिला कि ग्रह जो थे शुरुआती दौर में ये ढीले ढाले आपस में इकट्ठा होकर के और एक तस्तरी जैसा चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण करते हैं, जो कि बाद में धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रहों में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसको अब नेक्स्ट क्लास से कराएंगे। आज खाली इंट्रोडक्टरी आपका टॉपिक था। देखो ये चीज है थोड़ा सा इब्राहिम समझने वाली, ठीक है ना, इसको समझ के चलना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। कठिन नहीं है, सोचने में कठिन लगेगा लेकिन कठिन है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे और फिर हमें अर्थ के बारे में पढ़ना है डिटेल में कि अर्थ के अंदर क्या है बाहर क्या है। ये थोड़ा सा समझने वाला, आनंद वाला ये किताब नहीं है। आनंद वाली किताब थी जो दूसरी वाली पार्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है समझते हुए, ठीक है। आराम से कराएंगे, चिंता मत करना, क्योंकि ज्योग्राफी है, इसमें मजाक हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे और साथ ही साथ टेस्ट भी लेते चलेंगे, ठीक। आज के लिए अभी इसको इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा वो बन जाएगा। तो हम लोग अब अगली क्लास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये देखेंगे, ठीक है ना।